हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर सरकार लाला में। दोस्तों अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर 6 जो है हिस्ट्री का, उसका नोट कैसे बनाएं। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ समझाता भी चलूँगा, जहाँ पे मतलब समझ में थोड़ा अथी होगा उसको समझाता भी चलूँगा। तो एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है नोट, तो इस प्रकार आप भी बना सकते हैं। तो बिना देरी के हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे क्या, तो देखेंगे नोट्स कैसे बनाएं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम है चैप्टर का 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो सबसे पहले देखेंगे शहरीकरण। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कोई गांव पहले कस्बा में बदलता है, फिर वह कस्बा शहर में बदलता है और वह शहर महानगर में बदलता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम शहरीकरण कहते हैं। यानी कि पहले कोई मतलब गांव था वह कस्बा में बदला, कस्बा फिर शहर में बदला और शहर क्या बन गया, महानगर बन गया। तो तीनों प्रक्रिया को जब मिला कर देंगे तो वो हो जाएगा शहरीकरण। चलिए फिर इसका देखते हैं कि इसका विकास कब से हुआ। तो कहा जाता है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तभी से शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू थी। यानी कि जब से मानव मतलब एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना सीख गया मानव, तभी से क्या हुआ, शहरीकरण का विकास शुरू हो गया। तो जैसे देखिए, आधुनिक का जो इराक है वो पहले मेसोपोटामिया कहलाता था। यानी कि आधुनिक का जो इराक देश हम लोग जानते हैं वो पहले मेसोपोटामिया कहलाता था। ठीक है, जिसका प्रमुख शहर कौन था, तो इसका मेसोपोटामिया का प्रमुख शहर था सुमेर। और ये सुमेर क्या था, तो आधुनिक इराक है। आधुनिक इराक का प्रमुख शहर कौन है, सुमेर है। इराक को पहले क्या कहा जाता था, तो मेसोपोटामिया। इसके और भी उदाहरण है। जैसे दूसरा में है सिंधु घाटी। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत पाकिस्तान के बीच है। तो यहाँ भी पहले कुछ शहर थे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये भी पहले कुछ शहर थे। मतलब कि अभी तो शहरीकरण दूसरा रूप से है, लेकिन पहले ये सब शहर दूसरे प्रकार के थे। वो कैसे थे अभी देखेंगे। और तीसरा है रोमन साम्राज्य और यूनानी सभ्यता में भी कई शहर देखने को मिलते हैं। यानी कि रोमन का जो सभ्यता था और यूनानी का जो सभ्यता था, इन दोनों में भी कई शहर क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। चलिए ये देखने के बाद अब देखते हैं शहरीकरण की पद्धति। मतलब इसकी पद्धति कैसी थी, शहरीकरण की पद्धति कैसी थी। तो शहरीकरण की प्रक्रिया में कई कारणों का योगदान रहा। मतलब शहरीकरण किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, तो मतलब इसमें कई कारणों का योगदान रहा। तो तभी तो शहरीकरण हो पाएगा, विभिन्न कारणों का योगदान रहेगा तभी तो हो पाएगा। तो कौन कौन कारण था, तो उसमें जिसमें महत्वपूर्ण कारण, यानी कोई भी चीज़ में महत्वपूर्ण चीज़ को ही देखा जाता है। तो महत्वपूर्ण कारण कौन था, तो महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक कारण, यानी रुपया पैसा के संबंधित कारण, धार्मिक कारण, धर्म संबंधी कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक क्षेत्र में कारण, तो आदि प्रमुख थे। तो देखिए ये 3-4 कारण हो गया, बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। तो धार्मिक कारण कैसा था, वहाँ किस धार्मिक कारण से मतलब शहरीकरण संभव हो पाया। तो कमाने का स्रोत शहरों में काफ़ी पाई जाती थी। सॉरी, आर्थिक कारण है। तो कमाने का स्रोत, आर्थिक मतलब होता है कौन सी, रुपया पैसा से संबंधित काम। तो कमाने का स्रोत तो शहर में काफ़ी पाई जाती है। अभी के समय में भी अगर कोई कमाएगा तो वो कहाँ जाएगा, शहर जाएगा। तो कमाने का जो है, कमाने का स्रोत शहर में काफ़ी पाई जाती थी। वहाँ अधिक मात्रा में फैक्ट्री लगे होते थे, जिसके कारण लोग उसमें काम करके अपनी आजीविका चलाते थे। तो हुआ ना आर्थिक कारण। इससे तो कहीं ना कहीं तो लोग का आर्थिक कारण यहाँ पे इसका रुपया पैसा के संबंधी कार्य जुड़ा था। और देखिए दूसरा राजनीतिक कारण क्या है, तो जो बड़ा बड़ा नेता लोग हैं जो कि राजनीति करते हैं वो शहर में ही रहना पसंद करते हैं। अभी भी देखिए कि जो भी राजनीति करने वाले नेता होंगे वो सारा कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो इस कारण भी शहर का विकास हुआ। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट कारण है धार्मिक कारण। तो सभी बड़े बड़े धर्म गतिविधियों का केंद्र शहर होता था। यानी कि जितना भी बड़े बड़े धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है, इसका मतलब केंद्र जो है धार्मिक गतिविधियों का केंद्र वो कौन होता था, शहर होता था। शहर में क्या था, तो शहर में बड़े बड़े मंदिर थे, मठ थे, ईसाई थे, चर्च थे, इत्यादि थे। तो लोग कहाँ जाते थे, पूजा करने के लिए शहर जाते थे। तो इससे भी शहर का विकास हुआ। अब देखिए, अब शहर और गांव इसमें अंतर क्या है। यानी कि अभी शहरीकरण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो पहले कोई गांव था, अब गांव पहले शहर में अंतर देखते हैं। तो गांव की आबादी शहर की अपेक्षा कम होती है, यानी कि गांव में कम आबादी होता है। और दूसरा है, गांव की मुख्य आजीविका कृषि पशुपालन होता है, जबकि शहर की मुख्य आजीविका व्यापार और उद्योग होता है। ये दूसरा कारण है। गांव की आजीविका क्या होती है, कृषि पशुपालन, और शहर का क्या होता है, तो व्यापार और उद्योग। तीसरा है कि गांव का प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ तथा शहर की प्रदूषित होता है। प्रदूषित क्यों, चूंकि शहर में फैक्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका वातावरण प्रदूषित होता है। अब देखिए चौथा कारण है, शहर शिक्षा स्वास्थ्य यातायात की सुविधा गांव की अपेक्षा शहर में अच्छी होती है। तो गांव में मतलब वो सब फैसिलिटी नहीं मिलती है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और यातायात की, जबकि शहर में ये चीज़ सुलभ होता है। चलिए अब ये देख लिए गांव और शहर में अंतर। अब देखेंगे कि आधुनिक शहर से पूर्व, यानी कि अभी का जो शहर है इससे पहले का जो शहर था वो कैसा था, कैसे उसका विकास हो पाया था। तो पहले पॉइंट है कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना का उद्देश्य व्यापार एवं धार्मिक स्थल था। यानी कि अभी का जो शहर है इससे पुराने जमाने का जो शहर था उसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य व्यापार एवं धर्म स्थल था। यानी कि लोग व्यापार करने और धर्म स्थल अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए शहर का विकास प्रमुख मानते थे। दूसरा है ऐसे जगह जो व्यापार और बंदरगाह के किनारे बसे थे। व्यापार और कहाँ थे, बंदरगाह के किनारे बसे थे। बंदरगाह किसको कहते हैं, तो ये मतलब जो विदेश से सामान आता है समुद्री मार्ग द्वारा, उसको जहाँ पे रखा जाता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह के किनारे बसे थे, उनका शहरीकरण होना प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले किसका हुआ, तो जो व्यापार और बंदरगाह के किनारे बसे थे शहर, उसका शहरीकरण होना शुरू हुआ।
अब है कि ऐसे जगह जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित कर रहा था, उनका शहरीकरण जरूरी था। यानी कि जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो उसका शहरीकरण तो जरूरी है। तो ऐसे जगह जो मतलब भारी संख्या में भक्त को आकर्षित कर रहे तो उसका शहरीकरण जरूरी था। तो ये थे पुराने कारण, मतलब कि पुराने दो ही कारण था कि उद्योग व्यापार के लिए और धर्म प्रचार के लिए, धर्म स्थल के लिए। आधुनिक शहर का विकास, यानी कि अभी का जो शहर देख रहे हैं उसका विकास किस तरह से हुआ। तो देखिए, आधुनिक शहरों का के विकास का इतिहास 200 वर्ष पुराना है। यानी कि अभी का जो शहर है मात्र 200 वर्ष पुराना ही है। ठीक है। तीन ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना हुई। मतलब तीन ऐसे ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक शहर का विकास हुआ। पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, यानी कि उद्योग को स्थापना करने के लिए कई पैसे वाले यानी पूंजीवाद लोग सामने आए, जिसके कारण क्या हुआ कि शहरीकरण प्रक्रिया शुरू हुआ। अब शहर है तो उसमें फैक्ट्री वगैरह लगेगा तो उसमें पैसा चाहिए ना। तो आधुनिक पूंजीवाद, यानी पूंजीवाद जिसके पास पैसा बहुत था, वो क्या किया, अपना योगदान दिया शहरीकरण में। दूसरा है विश्व के विशाल भूभाग पर उपनिवेशिक शासन की स्थापना। अब उपनिवेश का क्या, तो उपनिवेश मतलब दूसरे देश पे ये जाके दूसरे देश पे शासन करते थे, तो ये क्या हुआ, इसका उपनिवेश हुआ। अब ये उपनिवेश इसका बन गया तो इनसे क्या करते थे, ये फायदे लेते थे। इनसे ये क्या होता है, फायदा कमाते थे। मतलब यहाँ का जो भी सामान था उसका ये उपयोग करते थे, कच्चा माल के रूप में या किसी भी रूप में करे, इससे उसका उद्योग का बढ़ावा मिलता था। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, ये भी प्रमुख कारण था। उसके बाद है अतः गांव के अस्थायी कृषि के स्थान पर अस्थायी कृषि प्रारंभ हुआ। यानी कि गांव में लोग मतलब बेढंग से खेती करते थे, उसके स्थान पर थोड़ा अच्छा से मतलब खेती होना शुरू हुआ। उसके बाद है भूमि निवेश तकनीक की खोज हुई, जो सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य थी। यानी भूमि निवेश तकनीक की खोज हुई जो कि सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य थी। चलिए अब देखते हैं कि ग्रामीण के नगरीय व्यवस्था के विभाजन का मुख्य रूप, यानी कि ग्रामीण के जो नगर का विभाजन हो गया था उसका मुख्य रूप क्या था, तो जनसंख्या का घनत्व अधिक था, कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात, इसके कारण ग्रामीण नगरीय व्यवस्था में विभाजन हो गया था। अब देखिए, पहले तो शहर किसे कहते हैं, तो पहले गांव कस्बा में बदलता है। तो कस्बा किसे कहते हैं, तो ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर जो अधिकांशतः अस्थायी विशिष्ट व्यक्तियों का केंद्र होता था। यहाँ फल होता है, यहाँ फल दूध सब्जी उपलब्ध होते हैं, यानी कि जहाँ से हम अपनी रोज की वस्तुओं को लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। और ये काफ़ी छोटा बाजार होता है। अब देखिए, गंज किसे कहते हैं, गंज, तो कस्बा किस में बदलता है, गंज में। तो यह एक छोटे और अस्थायी बाजार होता है जो विशिष्ट परिवार एवं सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यानी कि ये गंज थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, मतलब बड़ा भी नहीं होता है और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, और ये कस्बा थोड़ा छोटा होता है। अब देखिए, आधुनिक शहर किसे कहते हैं, तो औद्योगिकरण के बाद जो शहर बना उसे आधुनिक शहर कहते हैं। तो औद्योगिकरण कब हुआ, तो औद्योगिकरण 1850 से लेकर के 1899 तक हुआ, इस बीच में औद्योगिकरण हुआ। ठीक है। तो औद्योगिकरण के बाद जो शहर बना उसे क्या कहते हैं, आधुनिक शहर कहते हैं। क्योंकि औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, सब जानता है, इसीलिए हमको क्या पढ़ना है, इंग्लैंड में शहरीकरण पढ़ना है। क्योंकि औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, इसीलिए हमें क्या पढ़ना है, इंग्लैंड में शहरीकरण। आखिर इंग्लैंड में कैसे शहरीकरण हुआ, तो जैसे हुआ देखते हैं। पहला पॉइंट है 1850 तक यहाँ अधिकांश शहर ग्रामीण किस्म के थे। यानी कि 1850 ईस्वी तक यहाँ का जो अधिकांश शहर था वो मात्र ग्रामीण किस्म के ही था। ठीक है। उसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिकांशतः मजदूर के बसने के कारण शहर का रूप रंग बदल गया। यहाँ बड़े बड़े कारखाने का निर्माण हुआ और इन कारखानों में रोजगार पाने के लिए अधिक श्रमिक आए। यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी से पहले 1850 के बाद, तो 1850 के बाद क्या हुआ कि मतलब औद्योगिकरण जब हो गया तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग सब वगैरह बंद हो गया। तो मजदूर अपने काम के तलाश में सब शहर जाने लगे। तो शहर गए तो अधिक मात्रा में वहाँ रहे, वहाँ का फैक्ट्री को बढ़ावा मिला, तो बस शहर का भी बढ़ावा मिला। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगला पॉइंट है लीड्स एवं मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहरों की स्थापना 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। ये दो शहर थे लीड्स और मैनचेस्टर, इसका स्थापना कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1850 के बाद। ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट है मैनचेस्टर की 3/4 जनसंख्या मजदूर की थी। मैनचेस्टर जो शहर था उसका 3/4 जनसंख्या, कितना, 3/4 जनसंख्या मजदूर का था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में एक आदमी लंदन में रहते थे। यानी कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कि अगर 100 आदमी किसी गांव में रह रहा है, 100 आदमी किसी गांव में रह रहा है, तो लगभग उसमें 10 से 12 आदमी कहाँ रहेगा, तो लंदन में रहता था। क्या करता था, तो वही मजदूरी करता था। यानी 1750 तक हर इंग्लैंड का हर एक आदमी कहाँ रहता था, लंदन में रहता था। चलिए, तो लंदन की आबादी इस समय इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,75,000 थी। ठीक है, कितना था, 6,75,000। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब 10 में एक था तो 9 में एक आदमी था, तो 675 में कितना आदमी हुआ था, तो 1750 में ये था। अब देखते हैं 1810 से 1880 के बीच लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। पहले मात्र 6,75,000 था, तब हुआ कि 1750 से 1810 तक लंदन की आबादी 10 लाख हो गया। 1810 से
कितना हो गया 40 लाख हो गया 80 तक। इधर 60 साल में मात्र 3,35,25,000 जनसंख्या बढ़ा, जबकि इधर 70 साल में सीधे 30 लाख जनसंख्या बढ़ा। तो यानी कि जनसंख्या में काफ़ी तीव्र वृद्धि हुई। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि शहर में क्या प्रभाव पड़ा, बस ये देखना है कि जनसंख्या में कितने तेज़ी से वृद्धि हुआ। अब देखिए 20वीं सदी के समय लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरण का उत्पादन हुआ। यानी कि 20वीं सदी जब आया, यानी कि 1900 से लेकर के 2000 का ईस्वी, इसको क्या कहते हैं 20वीं सदी। तो 20वीं सदी में लंदन में मोटर कार बिजली के उपकरण का उत्पादन हुआ। चलिए अब देखते हैं लोग लंदन में क्यों बसे रहे थे, यानी कि आखिर लोग जो लंदन जा रहे थे वो क्यों जा रहे थे। तो इसका कई कारण था। तो लंदन में कोई कारखाना नहीं था। यहाँ लोग अलग अलग काम करने के लिए आते थे, ठीक है, जिसमें प्रमुख 5 कार्य थे। पहला, वो पोशाक और जूता बनाते थे, यानी कि गांव का तकनीक उसके पास था, गांव का दिमाग वहाँ चलाते थे। दूसरा था लकड़ी एवं फर्नीचर का कार्य, ये तो हर एक गांव में करता है और ये फैक्ट्री भी होता है इसका, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास इसका नॉलेज हो रहता है। धातु उपकरण बनाने का कार्य, यानी धातु से कई प्रकार के उपकरण बनाते थे। दूसरा, छपाई एवं स्टेशनरी का उद्योग चलाते थे। शल्य चिकित्सा में लगे रहते थे। ये प्रमुख 5 कार्य वो सब करते थे। अब देखिए लंदन में स्त्री की क्या स्थिति थी जिस समय शहरीकरण हो रहा था। तो पुरुष तो ये शहर पलायन कर रहे थे और स्त्री क्या कर रही थी। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में कारखाना लगना शुरू हुआ, यानी कि फैक्ट्रियों का स्थापना जब शुरू हुआ, तब अधिक मात्रा में महिलाओं को काम पर रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद जब कारखाने का विकास हुआ, तब इन महिलाओं को कारखाने से निकाल दिया गया, वे बेरोजगार हो गई। अब ये महिला घरों में जाकर काम करने लगी। मतलब हुआ कि उसका पति कमाता था तो उससे उसका ज़रूरत नहीं पूरा होता था। तब क्या हुआ कि महिला खुद भी जा करके वहाँ फैक्ट्री में काम करने लगी। लेकिन फैक्ट्री का मालिक क्या किया कि पहले तो उसको काम पे रख लिया, और जब ये मतलब फैक्ट्री थोड़ा विकास कर गया, वो विकसित हो गया, तो सारी महिलाओं को क्या कि काम से निकाल दी और केवल पुरुष को ही रखा वो सब। चूँकि महिला मतलब पुरुष के इतना तो काम नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको निकाल दिया। हुआ क्या, तो महिलाएं जितना भी थी वो सब बेरोजगार हो गई, और वो क्या की कि दूसरे के घर में जाकर काम करने लगी। किसी का मतलब बहुत सारा काम होता है तो वो दूसरे के घर में जाकर काम कर रही थी। लेकिन इसके बाद कुछ हुआ महिलाओं पर, तो लेकिन जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, यानी कि इसी बीच 1914 से 18 के बीच में क्या हुआ कि ये तो प्रथम विश्व युद्ध का समय है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड क्या किया कि भाग ले लिया, भारत भी भाग लिया था, इसको अंग्रेज जबरदस्ती ले आया था, लेकिन इंग्लैंड तो खुल के लिया था, वो अपने मित्र राष्ट्र को साथ दे रहा था। जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध भाग ले लिया, तब सभी पुरुष युद्ध में लड़ने चले गए। अब महिला इन कारखानों को संभाली, तब ये सभी महिलाओं को नहीं हटाया। देखिए हुआ क्या कि मतलब प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, उसमें ले लिया इंग्लैंड भाग। अब इंग्लैंड भाग ले लिया तो उसको लड़ने के लिए कौन जाएगा। तो वही सब मजदूर काम कर रहे थे, वही सबको ले लेके गया कहाँ लड़ने। तब क्या हुआ कि महिलाएं जो है मर्द के रूप में काम करके उस फैक्ट्री को संभाला, उसके सारे कामों काज को देखा। तब वो फैक्ट्री का मालिक था, वो समझ गया कि आखिर स्त्री भी पुरुष से कम नहीं है, और वो उसको काम से नहीं निकाला। चलिए अब बाल श्रम, यानी कि बालक क्या कर रहा था, यानी कि जो उसके पुत्र पुत्री थे वो सारे क्या कर रहे थे उस समय, जो मजदूर थे उन सब का जो लड़का लड़की था वो सब क्या कर रहे थे। आखिर पढ़ लिख तो सकता नहीं है, क्योंकि खुद को खाने का है नहीं, तो उसको कैसे पढ़ाएगा। देखते हैं क्या, तो बच्चे उस समय अनपढ़ होते थे। ये कहाँ से पढ़ेगा भाई, जब पैसा नहीं है, स्कूल नहीं है, तो कहाँ पढ़ेगा। बच्चे उस समय अनपढ़ होते थे तथा काफ़ी गरीब तो था ही। तब इनके माता पिता इन्हें भी अपने साथ काम पर ले जाते थे, इन्हें भी थोड़ी पैसा दी जाती थी। बच्चे काम की ओर ना बढ़कर अपराध की ओर बढ़ने लगे। ये बड़ी मतलब ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए हुआ क्या कि मतलब जो भी उसका लड़के का माता पिता जो था, तो बच्चे पढ़ते नहीं थे। तो कहे नहीं पढ़ते थे, स्कूल नहीं था, पैसे नहीं था, तो बच्चे नहीं पढ़ते थे। तो हुआ क्या कि बच्चे को क्या किया कि अपने साथ काम पर ले जाते थे। चूँकि बच्चा भी थोड़ा काम करता था, तो इसके बदले उसका 50% या फिर कुछ पैसा, जैसे 500 था तो 200 बच्चा को भी दे दिया। तो इस तरह से बच्चा को पैसा देते थे, तो उसको माता पिता का मतलब तो होता था क्या कि मतलब बच्चा को भी थोड़ा पैसा मिल जाता था, तो बच्चे लोग को भी मतलब मज़ा आता था काम करने के लिए, उसको माता पिता भी खुश था कि हाँ पैसा मिल रहा है। लेकिन हुआ कि बच्चा अपराध की ओर ज़्यादा बढ़ने लगे। जब बच्चा मतलब 30 दिन काम करे तो उसको बहुत हुआ था, 100 रुपया देगा तो 3000 रुपया हुआ। लेकिन वो क्या करते थे कि अगर कोई आदमी जा रहा है, उसका पॉकेट मार लिया, तो 100 के बदले एक बार में 500 रुपया उसका निकल गया, तो सीधे 5 दिन का आमदनी हो गया। और कहीं किसी का 5000 रुपया निकाल लिया, तो सीधे मतलब कितना दिन का आमदनी हो गया, ताकि फैक्ट्री में कभी कामों नहीं करने आएगा। लगभग सारे बच्चे इसी पे उतर गए। तब सरकार ने भी एक नीति लाई, 1870 में सरकार शिक्षा नीति लागू किया कि हमारे देश के तो बच्चा बिगड़ रहे हैं, वो तो चोरी डकैती पे उतर गए। तो सरकार ने 1870 में शिक्षा नीति लाई। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे सब पॉकेट मार करने लगे, तो सरकार को पता चला, तो सरकार तो संभाल नहीं सकती है, क्योंकि सारे बच्चे यही कर रहे थे। तो उन्होंने शिक्षा नीति लाई। उसके बाद क्या हुआ, तो 1901 ईस्वी में, कब 1901 ईस्वी में एक फैक्ट्री कानून लाया गया कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा काम करेगा तो उसका उम्र कितना होना चाहिए, 12 वर्ष। फैक्ट्री एक्ट आया। अब क्या हुआ, तो अब उसके मजदूरों के लिए आवास की भी सुविधा, उसके रहने के लिए भी थोड़ा सुविधा दिया गया।
तो क्या दिया गया कि शहर की और अधिक मात्रा में मजदूर आने लगे, यानी कि शहर में जो है मजदूर अधिक मात्रा में आने लगे, लेकिन उसे रहने के लिए अच्छा घर नहीं था। वे टूटे फूटे कई मजदूर एक साथ रहते थे। तब सरकार ने एक रैन बसेरा बसेरा बनाया, मतलब एक ही कमरा है और इसी में 10 आदमी रह रहा है, जबकि मतलब यहाँ 10 आदमी को रहने का जगह भी नहीं है और टूटा फूटा है। वर्षा से धूप से बचा लेता है लेकिन वर्षा से नहीं बचाता। तो सरकार ने एक रैन बसेरा बसेरा लाया, तो उसमें अब मजदूर सब बढ़िया से रह रहे थे। अब देखिए, महानगर किसे कहते हैं? गांव जान के, गंज जान के, कस्बा जान के, महानगर किसे कहते हैं? तो महानगर किसी भी प्रांत की वह घनी आबादी जो उसकी राजधानी हो। जैसे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना है, तो वो क्या कहलाएगी? महानगर। बिहार का महानगर पटना, भारत का नई दिल्ली। देखिए, टेनमेंटस, तो टेनमेंटस किसे कहते हैं? तो काम चलाओ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट और को टेनमेस्टर कहते हैं। काम चलाओ अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट को टेनमेस्टर्स कहते हैं। उसके बाद है संयमता आंदोलन। इसके बाद एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है संयमता आंदोलन। तो अधिकतर मजदूर को रहने के लिए एक घर नहीं तो होता था, वह सड़क पर ही सो जाते थे और शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करते थे। तब अमीरों ने यानी मध्यम वर्ग के लोगों ने इन मजदूरों की स्थिति में सुधारने के लिए आग्रह किया, घर बनवाया। इसे ही संयमता आंदोलन कहते हैं। इसके बाद मजदूर थोड़ी ठीक हुई, नहीं कि वो सड़क पे ही दारू पी के सो जाते थे। तब जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी थोड़ा दया आया और वो क्या किए कि सरकार से आग्रह करके उनके लिए घर उड़ बनवा दिए। तब उनकी स्थिति थोड़ी सुधर गई। अब देखते हैं इंग्लैंड में गरीबी कैसे था, यानी कि इंग्लैंड में गरीबी भी था, वो किस प्रकार था इंग्लैंड में गरीबी। तो पहला पॉइंट है, उस समय गरीबी केवल गांव में नहीं था बल्कि शहर में भी था, लेकिन गांव में दिखता नहीं था और शहर में दिख जाता था। दूसरा पॉइंट है कि एक जहाज के मालिक 1870 में एक सर्वे के तहत पाया कि प्रत्येक 5 आदमी में एक काफ़ी गरीब है, जिससे उसकी औसत आयु 29 वर्ष का है। यानी कि एक जो है जहाज के मालिक मतलब सर्वे किया और वो पाया कि अगर 5 आदमी को हम ले तो उसमें एक इतना गरीब है कि उसका मतलब आयु मात्र 29 वर्ष की उम्र में वो मर जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? सर्वे से पहले मध्यम वर्ग के लोग इन गरीबों को भगा देना चाहते थे। तब वह सर्वे कर दिखाया, तब ये अमीर लोग इनके ऊपर सोचने को मजबूर हो गए। यानी कि मध्यम वर्ग का जो लोग था, फैक्ट्री का मालिक था, मजदूर को भगा देना चाहते थे, लेकिन फिर भी सर्वे हुआ तब वो अमीर के ऊपर मतलब वो थोड़ा सोचने लगे। गरीब की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, तो अमीर लोग थोड़ा उस पर सोचे। तब ये अमीरों ने निकल कर देखा तो सभी मजदूर ऐसे घर में रहते थे जिसमें एक घर कोई मजदूर का था, हवा निकास का भी कोई इंतजाम नहीं था, घर में आग लगने का भी डर था, अपराधियों से भी डर था। तब वो क्या किया कि उसका फैक्ट्री का मालिक, मध्यम वर्ग के लोग मतलब अपने घर से निकले, मजदूरों का घर देखने गए। पता चला कि भाई उसके घर में आग लगने का डर है, अपराधियों से डर है कि कौन आके कब मार देगा, और बहुत सारे मतलब रहने की सुविधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ देखें, फिर उसके बारे में सोचे। मजदूर पर ध्यान देने का प्रमुख कारण यह था कि रूस में हुई समयवाद क्रांति का भी प्रभाव इस पर था। यानी कि रूस में जो समयवाद हुआ, बोल्शेविक क्रांति जो हुई, उसमें क्या हुआ? सरकार को जो उलट दिया जनता क्रांति करके, उसका भी प्रभाव इंग्लैंड पे था। कहीं का यहाँ का जनता ना उभर जाए कि हमको भी हटा दे, तो उसका प्रभाव था, इसलिए मजदूर पे सरकार ध्यान दे। तब बूथ के कहे अनुसार सरकार ने 4 लाख के स्थान पर 15 लाख घर बनाकर सभी मजदूर को बांट दिया। यानी कि बूथ जो है वो जहाज का मालिक को सर्वे किया और उन्होंने कहा कि कम से कम 4 लाख घर बनवाया जाए ताकि गरीब उसमें रह सके। सरकार क्या किया कि 15 लाख घर बना करके गरीबों में बांट दिया। अब इसके बाद हुआ कि इंग्लैंड में फेफड़ों की स्थापना। तो इंग्लैंड में अत्यधिक कल कारखाने लगने से वहाँ का वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो गया, लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। वहाँ के अमीर लोग तो हटकर फार्म हाउस बनाकर रहने लगे, लेकिन गरीब ऐसे ही मर रहा था। यानी कि फेफड़ों का मतलब हुआ कि अच्छा हवा की व्यवस्था। तो गरीब तो वैसे ही मर रहा था और अमीर लोग क्या करते थे? हट के फार्म बना लेते थे, वहाँ अपना अच्छा हवा का व्यवस्था करके रह रहे थे। तब अमीरों को गरीबों के दुख को देख कर रहा न गया। वे सब मिलकर वायु शुद्धिकरण के लिए चारों ओर पट्टी में वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को बचाया। इसे इंग्लैंड को हम फेफड़ा कहते हैं। तब वो क्या कि अमीर लोग भी थोड़ा गरीब पे ध्यान दिए और चारों ओर पट्टी लगाकर मतलब वो पेड़ लगवाए और वातावरण को बचाया, गरीब को बचाया। इसे क्या कहते हैं? इंग्लैंड का फेफड़ा कहते हैं। अब नोट है एक कि वायु प्रदूषण के सबसे प्रमुख कारण यातायात साधन द्वारा फैलाई गई प्रदूषण से। उसके बाद है इस व्यवस्था के तहत इंग्लैंड में झूला, झील, तालाब, नाव इत्यादि का भी सुविधा प्रदान किया गया। अब इसके बाद है गार्डन सिटी योजना एक आई थी। तो लंदन में धनी लोगों के लिए एक वास्तुकार था जिनका नाम एबेनेजर हावर्ड था। उसने एक योजना प्रस्तुत किया जिसके अनुसार शहर में बड़े बड़े बगीचा हो, पार्क हो जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा हो। तो इस योजना को हम गार्डन सिटी योजना कहते हैं। मतलब शहर में एक बगीचा हो, काफ़ी साफ़ सुथरा हो, पार्क हो जो कि साफ़ सुथरा हो, तो इस योजना को हम गार्डन सिटी योजना कहते हैं। अब देखिए भूमिगत रेलवे का निर्माण। इसके बाद भूमिगत रेलवे का निर्माण शुरू हुआ। तो लंदन का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब वहाँ आने वाले मजदूर को जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। ऐसी स्थिति में यातायात का साधन बनाया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। ऐसा साधन हो कि जिससे किसी दूसरे लोग को दिक्कत ना हो। तब ज़मीनों के नीचे नीचे ही रेलवे का निर्माण होने लगा। यानी कि मजदूर को आने जाने के लिए
जमीन के नीचे से ही रेलवे का निर्माण शुरू कर दिया। उसके बाद 10 जनवरी 1863 को लंदन में भूमिगत रेल की शुरुआत हुई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 1863 को कहाँ पर भूमिगत रेल शुरुआत हुई? तो लंदन में। ये रेल लाइन पेडिंगटन और फेरिंगटन के बीच चलाई गई। सबसे पहले रेल लाइन पेडिंगटन और फेरिंगटन के बीच चलाई गई। इस भूमिगत रेल में पहले दिन ही लगभग 1000 लोग सफ़र किए, यानी कि पहला दिन जब ये भूमिगत रेल चला उस दिन ही कितना लोग सफ़र किए? 1000 लोग सफ़र किए। अब देखिए कहते हैं शहरीकरण। इसके बाद है कि नागरिकरण एवं सामाजिककरण में परिवर्तन। इसके बाद नागरिक में सामाजिक में क्या परिवर्तन आया? तो शहरीकरण के कारण नगरों में बदलाव आया। जरूरी बिल्कुल आएगा। शहरों ने सामूहिक पहचान के सिद्धांत को बढ़ावा दिया, मतलब समूह में पहचान का सिद्धांत बढ़ा। शहरीकरण के कारण शहर में नए सामाजिक समूह बन गए थे, जैसे बुद्धिजीवी का समूह, राजनीतिक का समूह, चिकित्सकों का समूह, व्यापारियों का समूह। यानी शहरीकरण हुआ तो डॉक्टर सब अलग हो गए, व्यापारी सब अपना एक समूह बना लिए, सभी लोग अपना समूह बना लिए। शहरीकरण से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। शहरीकरण से क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यानी कि औद्योगिकरण के बाद समाज 2 वर्ग में बटा, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, और इनके बीच में जो वर्ग आते थे उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि शहरीकरण में लोग पहुंचे, तब औद्योगिकरण के कारण एक नया वर्ग पूंजीपति वर्ग उभरा। इसका शहरीकरण में परिवार में परिवर्तन हुआ। शहरीकरण से परिवार में परिवर्तन हुआ, यानी कि शहरीकरण हुआ तो जो शहर में लोग थे वो अपना रूम भाड़ा पे भी लगा के कमा रहे थे, उनका परिवार स्थिति तो परिवर्तन हो गया पूरे। अब देखते हैं मनोरंजन। तो मनोरंजन किस प्रकार कर रहे थे? अमीर कैसे मनोरंजन, मतलब कि होता है ना कि एक दिन छुट्टी, जैसे रवि संडे को सबको छुट्टी होता है, तो वो किस प्रकार से मनोरंजन करते थे? तो जो अमीर लोग थे वो कैसे करते थे और गरीब कैसे करते थे, ये देखना। तो सरकार द्वारा बनाए गए लाइब्रेरी में पार्टी, स्पेशल मकान और बाद में मजदूर का नकल कर समुद्र के किनारे। तो मतलब अमीर लोग क्या करते थे कि सरकार लाइब्रेरी बनाई थी तो उसमें क्या करते थे? पार्टी चलाते थे, स्पेशल मकान में जाते थे। बाद में क्या करते थे? को मजदूर का नकल करते थे। मजदूर लोग समुद्र के किनारे जाकर ही अपना पार्टी बनाते थे, तो उसका भी थोड़ा नकल ये लोग अमीर लोग करते थे। दूसरा है गरीब। तो गरीब क्या करते थे कि सड़क पर दारू पीकर अड्डे पर समुद्र के किनारे, यानी कि दारू तारी पर पी लिया, अपना सड़क पे अड्डा गाड़ दिया, वहाँ पे अपना वही मनोरंजन कर रहे हैं समुद्र के किनारे, यानी कि समुद्र के किनारे जाके अपना छुट्टी मना रहे, अपने छुट्टी मनाते थे। अब देखिए इसके बाद है पेरिस में होशमानीकरण। तो आंसर है कि पूरे यूरोप को सुंदर, आकर्षक और आरामदायक बनाने के लिए पूरे यूरोपीय देशों ने प्रयास किया। दूसरा पॉइंट है, इसी उद्देश्य से फ्रांस का राजा लुई नेपोलियन थर्ड ने बैरोन होसेमोन को पेरिस में पुनः काम दे दिया। बेरन हेसोमन का क्या किया कि नेपोलियन थर्ड पेरिस में पुनः काम दे दिया। बेरन हेसोमन एक विख्यात वास्तुकार था। इसके द्वारा किए गए पेरिस में तमाम बदलाव को पेरिस का होशमानीकरण कहते हैं। मतलब नेपोलियन थर्ड ने बेरन हेसोमन को क्या किया कि पेरिस में पुनः निर्माण का काम दे दिया। तो ये बेरन हेसोमन था, वो विख्यात वास्तुकार था, और इसके द्वारा किए गए तमाम कार्य पेरिस में जो बदलाव किया गया उसे पेरिस का क्या कहते हैं? होशमानीकरण। यानी कि उन्होंने कहा कि जो उसका राजा था वो इसको कहा, बेरन हेसोमन को कहा कि तुम एक पूरे पेरिस को एक नया मतलब शहर की तरफ ढालो। तो वो क्या किया कि पेड़ लगवा दिए और भी सड़क का मार्ग अच्छा किए, शहर का अलग व्यवस्था, गाँव जाने के लिए अलग व्यवस्था, हर एक चीज़ का व्यवस्था ऐसा किया जिसके कारण उस पेरिस देखने के लिए काफ़ी आकर्षक लगा। यानी कि पहले से तो पूरे बदल गया। इसे क्या कहते हैं? पेरिस में होशमानीकरण कहते हैं। उद्देश्य नगरों को सुंदर बनाना, गरीब को भगाना, यानी कि गरीबी को भगाना, गरीबी को भगाना, नगरों को सुंदर बनाना और गरीब जो है उसको भगाना। उसको कार्य क्या किए कि ये नेपोलियन थर्ड होसोमन को जो कार्य दिए कि तुम कुछ भी करो, क्या किए? तो होसोमन पेरिस में पुनः निर्माण में एक लंबा समय लगा। इसके अंतर्गत वृक्ष लगाए, चौड़ी छायादार सड़कें बनवाई, जगह जगह नल लगवाए, गाड़ियाँ के लिए कोच बनवाए, बस स्टेशन बनवाए, शांति वातावरण के लिए जगह जगह पुलिस कैंप लगवाए थे। और ये सारे कार्य किए जिसके कारण क्या हुआ कि पेरिस एक नया राष्ट्र के रूप में फिर उभर कर आया। अब देखिए सिंगापुर जो है, सिंगापुर शहर, उसका विकास कैसे हुआ? तो लंदन और बम्बई के बाद आधुनिक शहर सिंगापुर का विकास हुआ। यानी कि इंग्लैंड में लंदन, भारत में मुंबई, उसके बाद किसका विकास हुआ? तो ये इसका सिंगापुर का विकास हुआ। मुंबई का विकास भी देखेंगे, पहले सिंगापुर के देखते हैं। अपनी वैश्विक शासन के दौरान सिर्फ स्वायत्त वस्तुओं को ही विकास किया गया, सिर्फ स्वायत्त बस्तियों का ही विकास किया गया। जहाँ उजले लोग रहते थे वैसी वस्तुओं का ही विकास किया गया। दूसरा है काले रंग के लोग भीड़ भाड़ वाली गंदी इलाके में रह रहे थे। इसका कोई विकास नहीं हुआ। काले रंग का लोग जो था उसका कोई विकास नहीं हुआ, जबकि गोरे रंग का लोग के लिए खूब विकास किया गया। उसके बाद है 1965 तक सिंगापुर की व्यवस्था अन्य नगरों की तरह थी। 1965 तक सिंगापुर की व्यवस्था दूसरे नगर की तरह ही थी। 1965 के बाद जब सिंगापुर आज़ाद हो गया, सरकार ने बेहतरीन विकास किया और 85% लोग को घर बना कर दिए। 1965 में जब सिंगापुर आज़ाद हुआ तो सरकार क्या की 85% लोगों को घर बना कर दे दिया। अब देखिए भारत में शहरीकरण कैसे हुआ? भारत में शहरीकरण यार क्या आ जाए। तो पहला पॉइंट है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी था। बहुत धीरे धीरे शहरीकरण भारत में हो रहा था। जब भारत गुलाम था तब यहाँ धीरे धीरे शहरों का विकास हो रहा था। जब भारत गुलाम था धीरे धीरे होगा ना। भारत में सबसे पहले किस शहर का शहरीकरण हुआ? तो मुंबई का।
चलिए अब देखते हैं मुंबई का शहरीकरण भारत में कैसे हो रहा था। तो धीरे धीरे तो मुंबई भारत का प्रमुख महानगर था। यहीं से व्यापार का आयात निर्यात होता था। 17वीं शताब्दी में मुंबई 7 टापुओं का एक समूह था। मात्र 7 टापू मिलकर ही एक समूह बना था जिसको हम मुंबई कहते थे, जिस पर पुर्तगाली का कब्जा था। और मुंबई पर किसका कब्जा था? तो पुर्तगाली का कब्जा था। 1661 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल के राजकुमारी से विवाह हो गया। तब पुर्तगाल ने दहेज में पूरा मुंबई दे दिया। यानी कि पुर्तगाल के जो राजकुमारी था उसका विवाह हुआ सम्राट चार्ल्स से। कब? 1661 में। तो पुर्तगाल ये सम्राट चार्ल्स के दहेज में क्या किया कि पुर्तगाल पूरा मुंबई को ही दे दिया। इसके दहेज में मतलब मुंबई को दे दिया। अब देखिए चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये दहेज में दिए पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को, और चार्ल्स द्वितीय क्या किया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजवा को मुंबई दे दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसे विकास किया। पहले वह सूरत से माल का स्थानांतरण करते थे। अब वह क्या क्या किया, लेकिन अब इसे मुंबई मिला तो यह मुंबई से ही अपना आपस कपास अफीम और का हस्तांतरण करने लगे। जब अंग्रेज को मिल गया कि मुंबई, पहले सूरत से करते थे, अब यह मुंबई से ही करने लगे। धीरे धीरे सूरत की स्थिति काफ़ी खराब हो गया और यह मुंबई अच्छा होता चला गया। यानी कि मुंबई से सूरत से आयात निर्यात बंद हो गया, मुंबई से आयात निर्यात शुरू हो गया, मुंबई का स्थिति बहुत अच्छा हो गया। औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र मुंबई। औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र मुंबई कैसे था? तो इंडिया का एकमात्र शहर था जहां उद्योग धंधे लगे थे। इकलौता शहर मुंबई जहां मात्र उद्योग धंधे लगे थे। 1854 में सूती वस्त्र उद्योग का मिल मुंबई में लगा। 1924 तक सबसे पहला कारखाना था। अब तक यहाँ 85 मिल खुल गई। पहले तो शुरू में बहुत कम हुआ, अभी 85 मिल खुल गए। इन मिलों का लगभग 1.5 लाख लोग काम करते हैं। इन मिल में कितना लोग काम करते हैं? लगभग 1.5 लाख। अब कहते हैं बम्बई में आवासीय स्थिति। इंडिया के सभी महानगर की अपेक्षा लंदन में भीड़ ज़्यादा थी। मतलब सभी महानगर के, अच्छा वो तो महानगर था ही, आधुनिक शहर बना तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होगा। 19वीं सदी में लंदन में प्रति व्यक्ति जमीन 155 वर्ग स्क्वायर पड़ता था, जबकि मुंबई में 9.5 वर्ग था। ये कंपेयर किया जा रहा है लंदन से। यानी कि 155 वर्ग मीटर स्क्वायर जब वहाँ था तो यहाँ मात्र 9.5 मीटर वर्ग स्क्वायर एक आदमी का जमीन था। वर्ग मीटर स्क्वायर नहीं, गज में उस समय नापा जाता था। उस समय गज में मापा जाता था। तो कितना था? 155 वर्ग स्क्वायर गज पे था लंदन में, तो भारत में 9.5 गज स्क्वायर। मुंबई में 1872 में लंदन में एक घर में 8 लोग रहते थे, जबकि मुंबई में एक घर में 20 लोग रहते थे। 1872 में लंदन में जबकि 8 ही लोग रहते थे और मुंबई में 20 लोग रहते थे। अब देखिए गरीबों के आवास बम्बई में गरीबों के आवास छोटे छोटे थे और स्वास्थ्यकार थे तथा वातावरण खराब था, जिसके कारण चोल कहा जाता था इसे। अमीर व्यक्ति, मालिक, व्यापारी अच्छे अच्छे घर में रहते थे। कई अमीरों का समुद्र के किनारे हवेली नुमा मकान होते थे, जबकि गरीब पूरी जिंदगी चोल में गुजारते थे। 90% मजदूर गाँव में रहते थे, 80% गरीब चोल में रहते थे। बम्बई सपनों की नगरी। यहाँ कई राज्य में के लोग अपने सपने को साकार करने आते थे, खासकर फिल्म के हीरो बनने के लिए आते थे। कुछ सपना पूरा होता था, कुछ निराश होकर लौट। यानी कि बम्बई को सपना की नगरी कहा जाता था। कुछ लोग खासकर यहाँ यह फिल्म के लिए सपना की नगरी कहा जाता था। कुछ लोग यहाँ आते थे तो वह हीरो बन के जाते थे, कुछ लोग निराश लौट जाते थे। 1869 में बम्बई फिल्म उद्योग अस्तित्व में आया। बम्बई फिल्म उद्योग कब अस्तित्व में आया? 1869 में। हरीश सासर भट्ट बेडकर पहली फिल्म बनाए। कौन बनाया? तो हरीश चंद्र सासर भट्ट बेडकर पहली फिल्म बनाई। 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाया। तो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है उसको किसने बनाया? तो दादा साहब फाल्के ने बनाया। अब देखते हैं इंडिया में फिल्म रिलीज फ्राइडे को होता है। मतलब अभी जितना भी फिल्म रिलीज होगा ना मात्र वो शुक्रवार को ही, फ्राइडे शुक्रवार को ही रिलीज होता है। बिहार क्यों विभाजन? कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार, पुनः 1935 में बिहार से उड़ीसा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। देखिए बिहार अभी अकेले इतना है, जब उड़ीसा, बंगाल और झारखंड ये तीनों मिला था चारों, तो बिहार कितना बड़ा होगा। अब कहते हैं पाटलिपुत्र यानी पटना का शहरीकरण। पटना का ऐतिहासिक बहुत पुराना है। ये विश्व के प्राचीन नगरों में से एक है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल में ये नगर पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुसमपुर के रूप में विख्यात थे। ये पुराने समय इसका नाम था। ये गंगा गंडक सोन पुनपुन में घिरा है। इसकी स्थापना 5 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। अजातशत्रु पटना में दुर्ग बनाए थे। मौर्य काल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पटना आए थे। मौर्य काल में कौन आए थे? यूनानी राजदूत पटना आए थे। जबकि मुगल सम्राट में अकबर पटना आए थे। मुगल सम्राट के काल में अकबर पटना आए थे। 17वीं शताब्दी में 1824 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु का जन्म हुआ था। यानी कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। गुरु नानक की भी पटना में यात्री थे। गुरु नानक भी पटना की यात्री थे। और 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में इसकी संख्या 3 लाख थी। 1786 में पटना का गोलघर बनाया था। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है इसके कारण। तो ये पूरा एंड हो गया चैप्टर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर PDF चाहिए तो आप इतना पे आप क्या कीजिए कि मैसेज कीजिए, PDF मिल जाएगा। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।